हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज डीम। और इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2021 का जीएस का पेपर। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने 2015 से लेकर 2015 से लेकर 2020 तक के पेपर्स को सॉल्व कर लिया है। उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जो कि डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो लोग देखना चाहते हैं देख सकते हैं। ठीक है जी, तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं 2021 का भी, और ये भी जो है 5 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। एक वीडियो में 20 क्वेश्चन ही रखेंगे ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बताना चाहूँगा, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो इस तैयारी में बिल्कुल नए हैं, मतलब बिगिनर्स के लिए। ठीक है, कि क्यों यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। ठीक है, इतना ज़्यादा जोर क्यों दिया जाता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखें ही। ठीक है, तो उसकी वजह क्या है? तो उसकी बहुत सारी वजह हैं। तो सबसे पहली वजह ये है कि जो यूपीएससी ने सिलेबस दे रखा है प्रीलिम्स का, उसको डिफाइन नहीं किया है। मेंस में तो आपको बता दिया गया है कि भाई ये टॉपिक्स हैं, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन प्रीलिम्स में बस आपको ये बता दिया कि भाई 7 टॉपिक हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स। ठीक है, उन्हीं से पूछा जाएगा, लेकिन किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और कहाँ से नहीं पूछा जाएगा ये कुछ नहीं बताया है। ठीक है, हिस्ट्री में जैसे मान लीजिए कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है, मिडिवल पढ़नी है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है। लेकिन अब एंशिएंट तो बहुत काफ़ी कुछ है उसमें, तो कहाँ से पूछा जाएगा, कहाँ से नहीं पूछा जाएगा। मिडेबल में तो आप जैसे कि वो आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे, और यही एकमात्र उसका सही तरीका है कि आप जान पाएंगे कि जैसे मिडेबल में आपने देखा होगा कि बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कभी कभी ना के बराबर पूछे जाते हैं, तो उसको कम टाइम देना चाहिए आपको। एंशिएंट में कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे बुद्धिज़्म से हर साल लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है, गुप्ता पीरियड से ज़रूर ही एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, तो उन टॉपिक्स को छोड़ के नहीं जाना है। तो इसलिए यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, पहली वजह तो ये हो गई। दूसरी वजह एक ये लगती है कि भाई यूपीएससी का जो पेपर है वो किस लेवल का बनेगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा। क्योंकि जो लोग कहते हैं ना, आप उनको वो बता दीजिए कि बुक्स वगैरह बता दीजिए, मटेरियल कहाँ से तैयार करना है, तो मटेरियल तो लगभग पता चल ही जाते हैं। मतलब कोई भी आप स्टैंडर्ड मटेरियल फॉलो करते हैं तो सही रहेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं एनसीईआरटी का। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से आपने देखा होगा कि एसएससी के क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं, स्टेट पीसीएस जो होता है उसके भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और यूपीएससी भी क्वेश्चन बनाती है वहाँ से, उसी एनसीईआरटी से। यहाँ तक कि 6 क्लास की जो एनसीईआरटी है, आप देखिए 2019 का पेपर जिसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 6 क्लास की एनसीईआरटी से पूछा गया। तो एसएससी उसी चैप्टर को पढ़ के आपको मतलब वहाँ से एसएससी के क्वेश्चन भी बनेंगे। तो एसएससी के क्वेश्चन मतलब सिर्फ आप मेमोरी बेस्ड होंगे, आपने बस चैप्टर को याद कर लीजिए और सॉल्व कर सकते हैं आप। पीसीएस में भी आप चैप्टर को तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए, थोड़ा बहुत कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी क्वेश्चन होंगे। यूपीएससी के क्वेश्चन सिर्फ याद करने से सॉल्व नहीं होंगे एनसीईआरटी में या किसी भी बुक से पढ़ के। ठीक है, यूपीएससी आपसे ये अपेक्षा करती है कि आपने उस चैप्टर को समझा क्या है। ठीक है, उस समझ पर बेस्ड जो है यूपीएससी एक अलग ही लेवल पे क्वेश्चन बनाएगी। तो यूपीएससी के लेवल को आपको साथ में लेकर चलना चाहिए। इसीलिए अपनी प्रिपरेशन के दौरान भी जब भी आप तैयारी शुरू करें, और साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर्स को भी देखते रहना चाहिए, ताकि आप ये जान पाएँ कि भाई जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उससे यूपीएससी ने क्वेश्चन किस तरीके से बनाए हैं। ठीक है, इसलिए इन सब पेपर्स को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये थोड़ी मुझे याद आ गई कि 2018-17 तक तो चलिए मान लीजिए एक तरीके से क्वेश्चन पेपर बनता आ रहा था। 2018 से पहली बार एकदम से टफ पेपर बना दिया गया, और उसके बाद से 2018, 19, 20 और 21 में पिछले 4 सालों में यूपीएससी ने अब तक के इतिहास में समझ लीजिए कि सबसे कठिन पेपर बनाए हैं यूपीएससी के, जिसके लिए कहा जाता है ना यूपीएससी दुनिया का सबसे कठिन एग्जाम्स में से एक मानी जाती है यूपीएससी की परीक्षा। तो वो आप यही वाले 4 साल के पेपर देख लीजिए तो पता चलेगा। तो होता क्या है कि जिसको करंट अफेयर्स कहा जाता है कि करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको यूपीएससी ने बदल दिया है कंटेम्परेरी इशूज़ में। ठीक है, पिछले 5-6 सालों में जो चीज़ चर्चाओं में रही है और अभी भी प्रासंगिक है, मतलब उस कहीं न कहीं, तो उससे भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। तो इसीलिए पेपर का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा टफ हो गया है अब। तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई अगर पेपर बहुत ज़्यादा टफ बनेगा तो ये है कि कट ऑफ थोड़ा नीचे जाएगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन पता होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन पेपर बन कहाँ से रहा है। एक और वजह है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखने की, वो ये है कि होता क्या है कि लोग अपने फेवरेट टॉपिक्स को ही पढ़ते रहते हैं, तो उनका दायरा एक सिमट जाता है कि भाई किसी की हिस्ट्री किसी को अच्छी लगती है तो वो ज़्यादा टाइम हिस्ट्री पे देते हैं, किसी को पॉलिटी अच्छी लगती है। ठीक है, यूपीएससी उसके बाहर जाके बहुत बड़े विस्तृत लेवल पर भी क्वेश्चन बनाती है, मतलब उसके बाहर भी जहाँ पर लोग नहीं पढ़ते हैं जिन टॉपिक्स को, वहाँ से भी यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है।
ठीक है। तो वो सब कुछ आपको पता चल पाएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई कितने साल के क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहिए, ठीक है, यूपीएससी के एग्ज़ाम तो बहुत पहले से हो रहा है, तो लास्ट 5 ईयर्स के आपको क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखकर जाना चाहिए, ठीक है, कम से कम 5 साल के, ठीक है, क्योंकि 5 साल के, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ना कि 2018 के बाद से आपने देखेंगे तो थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसकी पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं इसको अपलोड कर दूँगा, ठीक है। और पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही छपा रहता है, उसी तरीके से हम इसको यहाँ पर भी इंग्लिश में भी ओपन कर दे रहे हैं राइट साइड में, ताकि इसका ट्रांसलेशन भी देखते रहिएगा अगर कहीं प्रॉब्लम होती है किसी भी टर्म को समझने में। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ 3 कथन दिए गए हैं, पूछा गया है कौन से सही हैं। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि पूछा क्या गया है। पहला स्टेटमेंट है कि केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, यानी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा है भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान यानी सर्टेन प्रोविजंस केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं, यानी सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शंस टू द आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। फिर पूछा गया है कि आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है, यानी द गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट। अब ये बताना है इनमें से कौन से सही है, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन बता दिया, बाकी मैं सिर्फ हिंदी में ही पढ़ूंगा, आप राइट साइड में देखते रहिएगा इंग्लिश में। तो बताना है कौन से सही हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी देखना चाहिए आपको, यहाँ पे 2-2 ऑप्शन वगैरह दिए गए हैं, तो इसका मतलब है कि या तो यहाँ से कोई 2 सही हैं या फिर तीनों ही सही हैं, यानी कोई गलत हो सकता है तो एक ही गलत हो सकता है। तो ये सब प्रैक्टिस आपको पहले से ही कर लेनी चाहिए एग्ज़ाम में जाने से पहले, मतलब इसीलिए देखना चाहिए। तो पहले हमको ये देखना है कि कोई गलत तो नहीं है स्टेटमेंट यहाँ पे। तो दूसरा स्टेटमेंट आप ज़रा देखिए, यहाँ पे लिखा है भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही गई है कि केंद्र सरकार जो है जनता के हित में आरबीआई को निर्देश दे सकती है। तो जब आरबीआई एक्ट बनाया ही गया है, आरबीआई अधिनियम बना ही हुआ है, तो संविधान में उसको लिखने की क्या ज़रूरत होगी, आप खुद से सोच के देखिए। अगर ये किसी को मान लीजिए नहीं भी ये पढ़ा होगा तब भी इतना तो गेस कर ही सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को लिखने की क्या ज़रूरत है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो रॉन्ग है यहाँ पे। तो जैसे ही आपने देखा कि दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो यहाँ से ये तीनों ही ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी जहाँ भी 2 है उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए और तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, सिर्फ इतना ही, इतनी जानकारी से ही, ठीक है। यानी पहला और तीसरा करेक्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा ही भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, और आरबीआई का गवर्नर जो है अपना अधिकार आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है। तो आरबीआई अधिनियम 1934, ठीक है, आरबीआई एक्ट वहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से यूपीएससी के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। एक छोटी सी हिंट आपको मिल गई कि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत कंसंट्रेट होकर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहिए, एक एक शब्द, एक एक लाइन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में, अनियत मतलब कैजुअल वर्कर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन से सही हैं। तो पहला है कि सभी अनियत मजदूर यानी सभी कैजुअल वर्कर्स कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं। तो कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। दूसरा है सभी कैजुअल वर्कर्स नियमित कार्य समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार हैं। समयोपरि भुगतान यानी ओवर टाइम पेमेंट के, ठीक है, हकदार हैं। तीसरा है सरकार अधिसूचना के द्वारा यह विनिर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से करेक्ट हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि जो कैजुअल वर्कर्स हैं वो ईपीएफ के हकदार हैं, तो बिल्कुल ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि सभी जो कैजुअल वर्कर्स हैं उनको ओवर टाइम पेमेंट की सुविधा दी जाएगी, ठीक है। तीसरा है कि जो है सरकार ये अधिसूचना के द्वारा निर्देश दे सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या कोई कंपनी या उद्योग जो है केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से ही मजदूरी का भुगतान करेगा, तो इतना तो कर ही सकती है सरकार, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है। तो पहला है कर की दरों में कटौती के साथ ब्याज दर में वृद्धि करना। फिर है सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना।
तीसरा है कर की दरों में वृद्धि के साथ साथ ब्याज दर में कमी करना, और चौथा है सार्वजनिक परियोजनाओं में पर व्यय में कमी करना। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे लिखा है कर की दरों में, टैक्सेस की दरों में कटौती के साथ ब्याज दर में वृद्धि करना, तो ये आधा स्टेटमेंट सही आधा रॉन्ग है, तो ये रॉन्ग है। दूसरा है सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ये भी इसमें ये भी आधा रॉन्ग है और ये भी पूरा ही रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो सार्वजनिक परियोजनाओं पर वृद्धि करने से आर्थिक मंदी में सुधार कैसे होगा, क्योंकि परियोजनाओं पर खर्च करेगी सरकार तो उससे लोगों को रोजगार मिलेगा और अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है। ठीक है, क्वेश्चन को समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। आधा आंसर तो आपको क्वेश्चन में ही मिल जाता है लगभग। यहाँ लिखा है अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड फॉर ए गुड माइट इंक्रीज इफ़, कि मतलब बाकी सारी चीज़ें, मान लीजिए दो वस्तुएं हैं तो दोनों में बाकी सारी चीज़ें बराबर रहती हैं, तो किसी एक वस्तु की डिमांड कब बढ़ेगी, यदि इसकी स्थानापन्न वस्तु यानी सब्स्टिट्यूट इसकी जो है उसकी कीमत में वृद्धि हो जाए। ठीक है, तो मान लीजिए ये वाली वस्तु है, देखने में दोनों एक जैसी हैं, क्वालिटी एक जैसी है, लेकिन इसके दाम बहुत बढ़ गए हैं, तो क्या करेगा इंसान जो है इसको परचेज़ कर लेगा, मतलब इसको भाई कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है तो इसको ले लेगा। दूसरी, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल देखने में करेक्ट लग रहा है कि हाँ भाई सही है। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, इसकी मतलब ठीक है। तीसरा है वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती है। ठीक है, तो वस्तु घटिया किस्म की है तो कोई घटिया किस्म की और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती है, तो पैसे बचाने के चक्कर में कोई घटिया वस्तु क्यों लेगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो देख के ही आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, तीसरा तो होगा नहीं। तो जैसे यहाँ पे तीसरा नहीं होगा, अब आप ये देखिए तीसरा नहीं होगा तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे जहाँ भी तीसरा है। तो पहला और चौथा यहाँ पे करेक्ट है, यानी इसकी कीमत, किसी की कीमत घट जाएगी तब तो लोग खरीद ही लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वस्तु घटिया किस्म की है तो कोई नहीं खरीदेगा पैसे बचाने के चक्कर में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर आपने नहीं भी पढ़ा होता, इसके बारे में नहीं भी कोई आपने पढ़ा होता मटेरियल टॉपिक वगैरह, फिर भी इसको सॉल्व किया जा सकता था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है सहकारी बैंकों से संबंधित पूछा गया है। तो टॉपिक्स देखते रहिए कि कहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन बना रहा है। इसका इंग्लिश वाला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा सही है पूछा गया है। तो सहकारी बैंकों के संदर्भ में राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनियमन किया जाता है, यानी उनको रेगुलेट किया जाता है लोकल बोर्ड्स के द्वारा जो राज्य सरकारें स्थापित करती हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है या गलत है ये बताना। दूसरा है कि वे इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर, ठीक है, यानी इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर जारी कर सकते हैं। तीसरा है कि उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के कार्यक्षेत्र में लाया गया था। ठीक है, तो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनका विनियमन, इनको रेगुलेट किया जाता है राज्य सरकारों द्वारा, स्थानीय मंडलों के द्वारा नहीं बल्कि आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इनका विनियमन तो पहला तो होगा नहीं, पहला नहीं होगा, बस ये यहीं से आपका आंसर आ गया। तो यानी एक बात भी अगर आपको पता है, ठीक है, आप पकड़ लेते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा सही है कि यानी वो जो है इक्विटी शेयर जारी कर सकते हैं, अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं, और 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के कार्यक्षेत्र में लाया गया था। ठीक है, तो दूसरा तीसरा करेक्ट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, तो इन टॉपिक्स को आप देखते रहिए कि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बैंकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किससे या किन से प्रभावित होते हैं। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व की कार्रवाई के द्वारा प्रभावित होते हैं कि नहीं होते हैं, आरबीआई की कार्रवाई से प्रभावित होते हैं, और मुद्रास्फीति और अल्प अवधि ब्याज दर से। ठीक है, तो बताना यह है कि जो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स हैं वो किन से प्रभावित होते हैं। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके थोड़ा और टाइम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, क्योंकि जो बॉन्ड्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व की कार्रवाई से क्यों प्रभावित होंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रभावित होगा। ठीक है, आप जानते हैं पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में अगर मान लो यूएस में कोई नीति लागू की जाती है, वहाँ पे मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व कोई कार्रवाई करता है
तो इन्वेस्टमेंट दुनिया भर में प्रभावित होगा तो भारत में भी प्रभावित होगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। आरबीआई से तो प्रभावित होगा ही, और मुद्रास्फीति और यानी इन्फ्लेशन के द्वारा भी प्रभावित होगा। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं और बताना उपयुक्त में से किसे या किन्हें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई में सम्मिलित किया जा सकता है। तो पहला है विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड यानी फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। दूसरा है कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश। तीसरा है वैश्विक निपेक्षागार यानी डिपॉजिटरी प्राप्तियाँ। और चौथा है अनिवासी विदेशी जमा यानी नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स। तो किनको किनको एफडीआई के तहत शामिल किया जाता है ये बताना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट, अनिवासी विदेशी जमा, तो इसको नहीं माना जाता, चौथा नहीं होगा। बाकी यहाँ पे पहला चौथा नहीं होगा तो 2 आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, और पहला दूसरा तीसरा जो है करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। ए करेक्ट आंसर है इसका। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कौन से सही है। तो किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है, घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है और व्यापार संतुलन में सुधार लाता है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं ये बताना है, ठीक है। मुद्रा के अवमूल्यन से यानी डीवैल्यूएशन ऑफ ए करेंसी, यानी मुद्रा की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा है विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलता है उससे, ठीक है। तो कभी कभी गवर्नमेंट जानबूझ के भी मुद्रा का मूल्यांकन करती है, क्योंकि ताकि निर्यात जो है हमारा ज़्यादातर हो सके, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो सके, भाई चीज़ें सस्ती हो जाएंगी तो ग्लोबल मार्केट में हमारी जो है वस्तुएँ ज़्यादातर पहुँच सकेंगी। तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे लिखा है घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है, तो विदेशी मूल्य को बढ़ाता नहीं है घरेलू मुद्रा के, बल्कि घटा देता है। $1 जो है जैसे नहीं 77 रुपीज़ या 75 का है तो और ज़्यादा हो जाता है, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा बढ़ाता नहीं बल्कि घटाता, दूसरा तो होगा नहीं यहाँ पे, और तीसरा भी नहीं होगा, व्यापार संतुलन में सुधार लाता है, ये भी नहीं है। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। काले धन से बहुत इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज़ बीन द मेन कॉज ऑफ वरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है, ठीक है। जो काला धन होता है वो सरकार की चिंता का कारण क्यों है। तो पहला ऑप्शन है कि स्थावर संपदा। अब देखिए यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन इतना गलत लिखा हुआ है इस तरीके से, यहाँ पे ये गूगल से ट्रांसलेट किया जाता है लगभग, डाइवर्जन ऑफ रिसोर्स टू द परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग। तो स्थावर संपदा का मतलब होता है अचल संपत्ति, ठीक है। अब कुछ लोगों को अगर क्वेश्चन सॉल्व कर भी लें लेकिन उनको शब्दों के मतलब नहीं पता है, ठीक है। स्थावर का मतलब होता है अचल संपत्ति, और जंगम संपदा होती है वो चल संपत्ति, जैसे रुपया पैसा सोना चांदी वगैरह, ठीक है। तो स्थावर संपदा के क्रय और विलासिता युक्त आवास में निवेश के लिए संसाधनों का अपयोजन, ठीक है। इस पर अगर कोई खर्च कर रहा है तो इसलिए सरकार की चिंता का कारण है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा है अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश और जवाहरात गहने सोना इत्यादि का क्रय, ये भी लगभग वैसे ही बात हो गई, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है राजनीतिक दलों को बड़े चंदे एवं क्षेत्रवाद का विकास, तो ये भी नहीं है। मेन कारण ये है सरकार की चिंता का कारण कि टैक्स चोरी करना, ठीक है। कर अपवंचन मतलब टैक्स रेवेन्यू की कमी, लॉस ऑफ रेवेन्यू के कारण राजकोष में राजस्व की कमी, राजस्व की हानि, ठीक है। तो यही सरकार की चिंता का कारण है, तो डी इसका जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे कि जो आप पढ़ते हैं क्या उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट्स, ठीक है। तो मुद्रास्फीति का कारक हो सकता है सर्वाधिक सार्वजनिक ऋण की चुकौती, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से उधार लेना, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से उधार लेना, या फिर बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। तो सबसे ज़्यादा मुद्रास्फीति कारक क्या हो सकता है ये बताना है हमें। तो इसका एक ही कारण है कि बजट घाटे के वित्तीयन के लिए मुद्रा का सृजन करना, यानी नई करेंसी छाप देना, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे
निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है? मुद्रा गुणक यानी मनी मल्टीप्लायर। द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद विच ऑफ द फॉलोइंग? तो बैंकों में आरक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि करने से, यानी CRR जो होता है बढ़ा देने से, या फिर बैंकों में सांविधिक चलनिधि अनुपात यानी SLR बढ़ा देने से, या फिर लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि से, या फिर देश की जनसंख्या में वृद्धि से। तो किससे किसी अर्थव्यवस्था में मनी मल्टीप्लायर में वृद्धि होती है? तो बहुत आसान है, देश की लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि से। तो बैंकिंग आदतों में वृद्धि से क्यों होगी? लोग बैंकिंग आदतों मतलब लोग जाएंगे बैंकों में पैसा जमा करेंगे और उसी पैसे को कोई लोन पे ले लेगा जिस पर उसको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, ठीक है। तो यही मल्टीप्लायर में इससे वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है? तो विस्तारकारी नीतियाँ, राजकोषीय प्रोत्साहन, मुद्रास्फीति सूचकांकन मजदूरी यानी इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, फिर है उच्च क्रय शक्ति यानी हायर परचेजिंग पावर, और बढ़ती ब्याज दर यानी राइजिंग इंटरेस्ट रेट। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, ठीक है, किन कारणों से होती है ये बताना है। तो यहाँ पे 5वां स्टेटमेंट देखिए, बढ़ती ब्याज दर यहाँ लिखा है, ठीक है। तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति किन कारणों से होती है? वो बढ़ती ब्याज दर की वजह से नहीं होती, ठीक है। तो 5वां तो होगा नहीं, 5वां नहीं होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा तुरंत ही, पहला, दूसरा और चौथा, यानी विस्तारकारी नीतियों से, और उसके बाद दूसरा है राजकोषीय प्रोत्साहन से, और चौथा उच्च क्रय शक्ति से, हायर परचेजिंग पावर से भी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति हो जाती है, ठीक है। लोगों के पास पैसा हाथ में ज़्यादा होता है इसलिए। तो तीसरा भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना यह है कौन से सही हैं। पहला है कि खुदरा निवेशक डीमेट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोष बिल यानी ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। दूसरा है बातचीत से तय लेन देन प्रणाली ऑर्डर मिलान यानी निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। प्रतिभूति मतलब सिक्योरिटी। तीसरा होता है तीसरा है कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तन किया जाता है, ठीक है। तो बताना यह है कि इनमें से कौन कौन से सही हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। खुदरा निवेशक जो है वो डीमेट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोषीय बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। बातचीत से तय लेन देन प्रणाली ऑर्डर मिलान यानी जो नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग होता है जो है भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है, तो दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ लिखा है आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक एवं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तन किया जाता है इसका सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का। तो आरबीआई नहीं बल्कि दूसरी बैंक हैं, जैसे एसबीआई हो गया, स्टेट बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, दूसरी बैंकें हैं उनका होता है, तो आरबीआई नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा। तो पहला दूसरा यानी बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 14 है क्वेश्चन नंबर। वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन से सही हैं। तो वाटर क्रेडिट यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त साधनों यानी माइक्रो फाइनेंस टूल्स को लागू करता है। यह एक वैश्विक पहल है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्वाधान में प्रारंभ किया गया है। तीसरा है इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायकी यानी सब्सिडी के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना है, ठीक है। तो वाटर क्रेडिट के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे लिखा है यह एक वैश्विक पहल है जिसे WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के तत्वाधान में प्रारंभ किया गया। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि एक NGO है जिसका नाम है water.org, ठीक है, उसने ये शुरू किया था यानी वाटर क्रेडिट, ठीक है।
शुरू किया था, उसके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया था, ना कि विश्व बैंक और इनके द्वारा। तो दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, तो जैसे ही दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग होगा ये तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। पहला तीसरा सही है, यानी पहला और तीसरा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतिम उधारदाता। इन इंडिया द सेंट्रल बैंक्स फंक्शन एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट यूजुअली रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, भारत में अंतिम उधारदाता के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो वो बताना है। पहला है कि अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना। दूसरा है अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चलन निधि उपलब्ध कराना। तीसरा है बजटीय घाटों के वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना। तो इनमें बताना है कौन कौन से सही हैं। तो यहाँ से जो केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई, ठीक है, तो आरबीआई जो है यहाँ पे लिखा है व्यापार एवं उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना, जो कि गलत है। ठीक है, वो व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है, तो पहला तो स्टेटमेंट होगा नहीं, तीसरा भी नहीं होगा। यहाँ पे दूसरा सही है, अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चलन निधि उपलब्ध कराना। ठीक है, तो दूसरा सही है, इसका जो है बी जो है करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसके आंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता यानी R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस साधन उपलब्ध करती है? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिकी पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार। दूसरा है रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमिका पारिस्थितिक प्रबंधन। तीसरा है निम्नीकृत भूमि पर कृषि फसलों की खेती का संधारणीय व्यवहार। चौथा है प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। ठीक है, तो ये बताना है। तो यहाँ R2 का क्या मतलब है? R2 का मतलब है कि रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड बनाया किसने? ये सेरी ने बनाया है। ठीक है, सेरी मतलब सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंटरनेशनल। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंडस्ट्री से संबंधित है। तो इलेक्ट्रॉनिकी पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार, ठीक है, उसके लिए है ये। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। ताम्र प्रगलन से संबंधित पूछा गया है। कॉपर, ठीक है, ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का क्या कारण है? कारण क्या है? तो 3 स्टेटमेंट दिए गए, सही वाले बताने हैं। तो वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्राओं में निर्मुक्त कर सकते हैं। दूसरा है कॉपर स्लैग यानी ताम्रमल पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निक्षालन का कारण बन सकता है। तीसरा है वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं। तो बताना है कौन कौन से सही हैं। तो यहाँ लिखा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड घातक मात्राओं में निर्मुक्त कर सकते हैं, ये पहला स्टेटमेंट गलत है और ये तीनों ही नहीं होंगे और आपका आंसर आ जाएगा केवल दूसरा और तीसरा। ठीक है, करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भट्टी के तेल फर्नेस ऑयल से संबंधित के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कौन से सही है। तो यह तेल परिष्करणियों यानी रिफाइनरीज का एक उत्पाद है। दूसरा है कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं। तीसरा है इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो ये बताना है इसमें कौन कौन से करेक्ट हैं। यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं और डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, ब्लू कार्बन क्या है? ठीक है, ब्लू कार्बन महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन। दूसरा है वन जैव मात्रा यानी बायोमास और कृषि मृदा में प्रच्छादित कार्बन। तीसरा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अंतर्विष्ट कार्बन और चौथा है वायुमंडल में विद्यमान कार्बन। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया, मतलब कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ रहे होंगे तो उसको पढ़ के सॉल्व किया जा सकता है। महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन, ठीक है, ये हर एक स्टैंडर्ड बुक में आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का या किन जीवों के मृदाविहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? मृदाविहीन मतलब जहाँ पर मृदा नहीं है लेकिन फिर भी वो उगाते हैं, मतलब जीवित पाए जाने की संभावना पाई जाती है। तो फर्न, लाइकेन, मॉस और छत्रक यानी मशरूम। तो इसमें लाइकेन जो है आपने देखा होगा, लाइकेन मतलब जो काई टाइप की होती है, हरी हरी पुरानी बिल्डिंग्स में आप देखते होगे देखने को मिलती है ग्रीन कलर की। ठीक है, लाइकेन है और मॉस दूसरा तीसरा होगा, बाकी पहला और चौथा नहीं होगा। इसका मतलब है सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आज के 20 क्वेश्चन कैसे रहे, अगले वीडियो में हम बहुत जल्द अगला पार्ट भी लेकर आएंगे। ठीक है, ताकि वीडियो बहुत लेंदी ना हो और
आप कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो कैसा रहा, और जल्दी हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।